हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं हूं चरणवीर सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चरण सर एग्जाम टिप्स। तो आज हम लोग करेंगे पॉलिटी। जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाम से पता चल रहा है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था या कह ले हमारा संविधान था वो कैसे बना था। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो अगर सरल भाषा में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो कॉन्स्टिट्यूशन सेम आपकी कॉलेज या आपकी जो हम बोल सकते हैं स्कूल की बुक्स की तरह होता है। जो आपकी बुक्स थी ज्योग्राफी हिस्ट्री आप बोल सकते हो, जिसमें काफी सारे टॉपिक्स होते थे जो आपको गाइड करते थे। ठीक है। हिस्ट्री की बात कर लो, सेम लाइक ज्योग्राफी की बात कर लो। तो सेम लाइक कॉन्स्टिट्यूशन भी एक बुक है जो आपको गाइड करती है कि एक देश को हम कैसे गवर्न करें, एक देश को हम कैसे चलाएं, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। दैट मीन्स एक ऐसी बुक है जो आपको बताती है कि एक देश को कैसे चलाया जाए। दूसरा, इस बुक के अंदर क्या है? सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है। अब फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लासरूम में जाते हो, ठीक है, आप स्कूल्स में थे, आप कॉलेजेस में थे, आप कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, तो उसमें आप देखते हो ना, एक क्लास का डेकोरम होता है, एक क्लास का सिस्टम होता है, क्लास कैसे चलती है। तो सेम लाइक कंट्री का भी एक डेकोरम होता है कि ये कंट्री कैसे चलेगी, वो हमें कौन बताता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक तरफ आपको पता है कि हमारे क्लास का एक डेकोरम है, उसमें हमारे टीचर्स हैं। आप उनको गौर से सुनते हो ना टीचर्स को। तो क्यों? क्योंकि आपको पता है वो हमारी बेहतरी के लिए, हमें नॉलेज देने के लिए आए। तो सेम लाइक कॉन्स्टिट्यूशन भी ये बताता है कि लोग ही सरकार को चुनते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, और लोगों को पता है कि वो हमारी बेहतरी के लिए। तो हम एक्सेप्ट करते हैं जो भी वो पॉलिसीज बनाते हैं, जैसे भी वो डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। सेम लाइक दूसरा एक टॉपिक होता है, जब आप क्लास में बैठे हो तो सेम लाइक आपके कुछ राइट्स हैं। जैसे अगर आपको डाउट है तो आप टीचर से डाउट पूछते हो। ठीक है। सेम लाइक डाउट पूछा आपने, तो वो टीचर का राइट है कि वो आपको बताए। वो कंपलसरी राइट है आपका। वो ये नहीं बोल सकता मैं नहीं बताऊंगा, छोड़ो मुझे, तुम रहने दो, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। वो आपका राइट है। तो सेम लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को भी राइट देता है, कुछ बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट्स, कि वो उनसे कोई ले ही नहीं सकता है। जो कुछ मर्जी कर ले उनसे वो लिए नहीं जाएंगे, उनको देने ही पड़ेंगे, वो बेसिक राइट्स है। तो क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन? ना सरकार डिक्टेटर बने ना लोग डिक्टेटर बने, उनको रोकता है और एक सेट ऑफ रूल्स बनाता है जिसके थ्रू एक देश नॉर्मली चले। ठीक है, समझ गए। इसके बाद अगर हम बात करें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो भाई, हम तो ब्रिटिशर्स के अंडर थे 200 साल से। ठीक है, 2 सेंचुरी से वी वर अंडर द ब्रिटिशर। तो हमारा थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा देश तो वो लोग ही चला रहे थे, जिस हिसाब से चल रहा था हम भी चल रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी, और ऐसा क्या हुआ कि भारत ने अपना संविधान बनाया। तो क्या हुआ था इन 19 सेंचुरी, जब हम बात करते हैं 1901 से या 18 समथिंग से, तो उसमें क्या होता है ना, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं। अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत थी ना, वो बहुत बढ़ जाती है। तो एक हद ऐसी आ जाती है कि हमारे लीडर्स को पता चल जाता है कि हमें बहुत जल्दी ना इंडिपेंडेंस मिलने वाला है, बहुत जल्दी हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए तो हम कैसे अपना देश चलाएंगे? कुछ इमेज तो होनी चाहिए। उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ही मीडियम था जिससे हम अपने देश को चला सकते थे। ठीक है। तो 1934 में फर्स्ट पर्सन थे, पहले शख्स थे, वो थे M. N. रॉय, जिन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी कि भाई अपना संविधान बना लो, हम बहुत जल्द ही इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन? वो M. N. रॉय थे, ना कि जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है आप लोग। ठीक है। सो इन 1934 ये भी आ सकता है। ठीक है। तो जैसे ये लोग डिमांड करते हैं, जैसे ये डिमांड करते हैं 1934 में M. N. रॉय, तो उस टाइम पे एक ही बड़ी नेशनल पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे ये डिमांड करते हैं, अब देखो, अगर एक पार्टी में 2000 लोग हैं तो उनको वो चीज समझने में टाइम लगेगा ना। तो जब ये 34 में डिमांड करते हैं ना, कांग्रेस पार्टी में डिस्कशंस होते हैं कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। तो जब वो डिस्कशन करते हैं उन्हें 3-4 साल लग जाते हैं, और एट द एंड 1938 में जो कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी के बिहार पर जवाहरलाल नेहरू अनाउंस करते हैं कि इंडिया विल फ्रेम इट्स कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस। कहने का मतलब यह है कि तब जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी ऐलान करती है कि भारत बहुत जल्द अपना संविधान बनाएगा और कोई भी हमें बाहरी दखल अंदाजी नहीं चाहिए, ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, हम खुद बनाएंगे। ठीक है। अब देखो, अब 1938 से, ठीक है, 1938 में हमने डिमांड कर दी। अब यार हम तो 200 2 लाइक 2 सेंचुरी से डिमांड कर रहे थे, 200 सालों से डिमांड कर रहे थे।
तो तब तो उन्होंने एक भी नहीं मानी, तो अब क्यों मान लेंगे। पर ऐसा क्या हो गया कि वो मान गए, अब ये देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम 38 में डिमांड करते हैं ना, 39 में सडनली क्या होता है, वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या स्टार्ट हो जाता है, वर्ल्ड वॉर टू। जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है ना, तो ये कब स्टार्ट होता है, इन 1939। क्या स्टार्ट होता है, वर्ल्ड वॉर टू, ठीक है। तो जब वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है, तो दो पावर थी वर्ल्ड वॉर टू में। एक तरफ थी एक्सिस पावर, एक तरफ थी अलायंस पावर। एक्सिस मतलब पता लग रहा है नाम से, बड़ी पावर, एक्सिस, ठीक है, बड़ी पावर। तो उस टाइम पे कौन था, हिटलर, जर्मनी, ठीक है, हिटलर भाई का बोलबाला था। दूसरी तरफ थे अलायंस, अलायंस नाम से पता चल रहा है गठजोड़ करके बनाया। तो इसमें बहुत सारे कंट्रीज थे जो अगेंस्ट थे अपना हिटलर के, ठीक है। तो इसमें ब्रिटिशर्स भी थे, इसमें आपका फ्रांस भी था, बहुत सारे कंट्रीज थे। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होता है ना, तो ब्रिटिशर्स की डिफीट होनी शुरू हो जाती है। हिटलर भाई साहब हावी हो रहे थे अलायंस पे, ठीक है। तो इनको जरूरत पड़ती है इंडियन आर्मी की। अब इंडियन आर्मी में कौन थे, इंडियंस। तो उस टाइम पे हमारे जो लीडर्स थे ना, वो एकदम एक स्टैंड पे थे कि जहाँ तो हमारी डिमांड मानो, अदरवाइज हम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इसी वजह से क्या होता है, जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर टू आगे बढ़ता है, ब्रिटिशर्स को हमारी हेल्प चाहिए थी, तो उसी प्रेशर के चलते जब वो आगे बढ़ता है कि हाँ हमें इंडियन सोल्जर्स की ज़रूरत है, तो उसी प्रेशर के चलते 1940 में आता है अगस्त ऑफर, ठीक है। अब आप भी कंफ्यूज होंगे अगस्त ऑफर क्या है। तो अगस्त ऑफर का कहने का मतलब है कुछ डेलीगेशन, कुछ लोग आते हैं कहाँ से, यूके से, इंडियन लीडर से बातचीत करने, उनको मनाने कि आप हमारी हेल्प कर दो, तो हम आपको ये कंडीशन। अब ब्रिटिशर्स का क्या सीन था, स्टार्टिंग से ही हमें लॉलीपॉप देते थे, बच्चे को लॉलीपॉप देते हैं ना, कोई बात मान रहा हो कि हाँ चलो दो चार चीज़ों में निपटा दो, सारी बात कौन मारेगा। तो ऑलवेज दे वर डूइंग सेम थिंग, ठीक है। तो इस टाइम पे भी वो वही करने आए थे। बट क्या होता है, अगस्त ऑफर 1940 में आया था, कुछ डेलीगेशन आए थे इंडियन लीडर से बात करने, पर ये फेल हो जाता है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, फेलियर हो जाता है। इसके दो कारण थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक कारण ये था कि वो हमारी डिमांड पूरी तरह नहीं मान रहे थे, मैंने आपको बोला ना, फिर से लॉलीपॉप दे रहे थे, एक आधी डिमांड मान के नो नहीं मान रहे थे, ठीक है। तो हमारे लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ एक बड़ी पार्टी राइज हो रही थी, वो थी मुस्लिम लीग। वो अपनी ही डिमांड पे थी कि हमें सेपरेट स्टेट बना के दो, जो कि आज का पाकिस्तान है, ठीक है। तो इस वजह से अगस्त ऑफर होता है कैंसिल। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हेन अगस्त ऑफर वाज इंट्रोड्यूस, दैट वाज इन 1940। जब 1940 में कौन सा ऑफर आया था, दैट वाज अगस्त ऑफर, ठीक है। अब आगे धीरे 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 आगे वर्ल्ड वॉर टू चलता है, ठीक है। अब क्या होता है, ब्रिटिशर्स और ज़्यादा प्रेशर में आते हैं। तो उसी प्रेशर के चलते फिर से उनको ज़रूरत पड़ती है इंडियन आर्मी की, तो फिर से वो एक दो साल बाद अगेन डेलीगेशन भेजते हैं, एक और कमीशन भेजते हैं, वो था क्रिप्स कमीशन, ठीक है। क्रिप्स कमीशन नाम से पता चल रहा है। तो इसके हेड कौन थे कमीशन के, वो थे स्टीफोर्ड क्रिप्स। ये भी क्वेश्चन आपको आता है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, जो क्रिप्स मिशन था वो कौन सी ईयर में आया, दैट वाज इन 1942। और इसके हेड कौन थे, स्टीफर्ड क्रिप्स। दो क्वेश्चन तो सीधे ही हो गए, ठीक है। अब जो क्रिप्स मिशन आता है, स्टीफर्ड क्रिप्स आते हैं, कुछ लोग आते हैं। तो ये कितना मेंबर कमीशन था, 3 लोग आते हैं। तो ये जो 3 लोग आते हैं इंडियन लीडर से बातचीत करने, फिर से उनको मनाने की हमारी हेल्प करो, अगेन ये रिजेक्ट हो जाता है कमीशन। क्यों, फिर से वो हमारी डिमांड पूरी नहीं मान रहे थे, और दूसरी तरफ फिर से मुस्लिम लीग बोल रही थी कि हमें सेपरेट स्टेट दे दो, मुस्लिम स्टेट दे दो, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, एक आता है हमारा मिशन। उसमें ऐसा क्या होता है कि वो लोग मान जाते हैं, वो था कैबिनेट मिशन। अब क्या हुआ था ना, 1945 में वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया। पर ऐसा क्या हुआ कि जो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, आपको दिख रहा है कैबिनेट मिशन इन 1946, जिसने हमें, जिसने ब्रिटिशर्स ने हमारी जो भी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो एक्सेप्ट कर ली थी, जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि ठीक है आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ विदाउट एनी आउटसाइडर इंटरफेरेंस, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और बहुत जल्द दूसरी चीज़ ये थी कि हम आपको इंडिपेंडेंट भी कर देंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आता है, 1946 में, जिसमें क्या बोला गया कि भारत अपना संविधान बना सकता है, हम दखलंदाजी नहीं करेंगे, और दूसरा हम भारत को बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट कर देंगे। बट इसमें ये सोचने वाली बात है कि वर्ल्ड वॉर टू तो 1945 में खत्म हो गया, तो 46 में ये क्यों मान रहे हैं, इन पे थोड़ी कोई प्रेशर था, फिर क्यों माने। अब 46 में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में ही जो यूके में है ना, सत्ता पलट हो जाता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट थी,
वो इलेक्शंस हार जाती है और एक नई पार्टी आती है, ये आप याद रखना, दैट इज लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर पार्टी आती है जो कि थोड़ा सा फेवर में थी इंडियंस के, तो वो ही भेजती है कैबिनेट मिशन को, जो कि मंजूरी देता है भारत को संविधान बनाने की। ठीक है, सो बाय विच मिशन, ठीक है, हम बोल सकते हैं इंडिया गॉट द परमिशन टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, वो था कैबिनेट मिशन। और कब आया था? 1946 में। ठीक है, अब इन्होंने एक और चीज मिशन में बोली कि भाई अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन बना ही रहे हो ना, तो उसके कुछ तरीकों से बना लो, आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। अब हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कॉम्पोजिशन मतलब एक असेंबली बनी जिसने हमारा संविधान बनाया। तो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले क्या सीक्वेंस आ सकता है? अगस्त ऑफर। ठीक है, सबसे पहले डिमांड हुई 38 में कांग्रेस की, फिर वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ, फिर अगस्त ऑफर आया, फिर हमारा है क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट। ये आपको सीक्वेंस में दे सकता है। आप बताओ पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर आप बात करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, ये क्या असेंबली आपने बोल दिया, जैसे आज की पार्लियामेंट चलती है ना, लोकसभा राज्यसभा, वैसे ही एक असेंबली बनी थी जो कि ब्रिटिशर्स ने बोला था कि आप सपोज देखो, अब उस टाइम कांग्रेस पार्टी में 2000 लोग हैं। ठीक है, 2000 लीडर थे। अब 2000 के 2000 लीडर अगर एक सभा में बैठेंगे और डिस्कशन शुरू हुआ, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 100 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने भी एडवाइस किया था आप एक काम करो, 2000 मत लो, उनमें से 389 लोग रखो, एक लिमिटेड लोग रखो जो बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। इससे अच्छे तरीके से आपका कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें तो भारत उस टाइम पे 2 स्टेट्स में बटा हुआ था। 2 स्टेट्स थी, एक तरफ थी ब्रिटिश प्रोविंस और एक तरफ थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, जैसे अभी हम 29 बात कर देते ना स्टेट्स है, उस टाइम पे 2 टाइप के स्टेट्स होते थे। ब्रिटिश प्रोविंस थे 14 कुछ स्टेट्स थे, और प्रिंसली स्टेट थे 25 थे, सब लगा सकते हैं। ब्रिटिश प्रोविंस मतलब जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था। डायरेक्ट कंट्रोल होता है जब उन्होंने कुछ लोगों से लेना है, टैक्स वसूल करना है, जब कोई पॉलिसी निकाली सीधा लोगों को बोल दी, खत्म। और प्रिंसली स्टेट्स मतलब वहां पे एक राजा बैठा है जो बहुत ज्यादा टैक्स देता था ब्रिटिशर्स को कि आप मुझे बने रहने दो, और ब्रिटिशर्स उसको कुछ बोलते थे, वो आगे लोगों को बोलता था। दैट मीन्स वहां पे ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल था। जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, यहाँ पे बोला गया आप इलेक्शन करवाओ। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे फिर उन्होंने ज्यादा घूस दे दी होगी ब्रिटिशर्स को। उन्होंने बोला जो राजा है ना वहाँ का, वो कोई भी जितने भी उनको सीट्स अवेलेबल होती हैं वो नॉमिनेट करके भेज दे लोगों को। तो इसका मतलब जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां पे क्या हुए, नॉमिनेशंस। किंग डायरेक्ट कुछ लोगों को भेज देगा असेंबली में, खत्म, इसका कुछ नहीं पढ़ना। प्रिंसली स्टेट मतलब नॉमिनेट। अब ब्रिटिश प्रोविंस को हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्शंस कैसे हुए, कैसे सीट्स डिवाइड हुई। ठीक है, अगर मैं ब्रिटिश प्रोविंस की बात करूँ, यहाँ इनको मिली थी 292 सीट्स। तो ब्रिटिश प्रोविंस को कितनी सीट्स मिली थी? 292। और अगर मैं बात करूं प्रिंसली स्टेट्स को कितनी सीट्स मिली थी? 93। ये सब सीट्स का डिवीजन हुआ था अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। एक स्टेट्स की कितनी पॉपुलेशन है, जो आज भी होता है, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज डिवाइड करते हैं ना, टेरिटोरीज, कॉन्स्टिट्यूएंट टेरिटोरीज, वो भी इसी हिसाब से डिवाइड करते हैं कि एक राज्य की कितनी पॉपुलेशन है, उनको उतनी सीट मिलती है। सपोज यूपी को 31 सीट है, तो पंजाब को 13 है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। कोई मतभेद नहीं कर रहे हम लोग। तो सेम लाइक उस टाइम पे भी जैसे ही स्टेट्स थी, ठीक है, चाहे वो प्रिंसली हो या ब्रिटिश प्रोविंस हो, उनको उन्हीं के हिसाब से सीट्स मिली। देख रहे हैं ब्रिटिश प्रोविंस। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस की कितनी सीटें थी? 292। अब हम उनके लिए देखेंगे उनके इलेक्शन कैसे हुए। प्रिंसली स्टेट जो नॉमिनेटेड थे उसको साइड में रख दो, वो हम समझ गए, उसका कुछ नहीं हो, नॉमिनेट हो गए। अब हम देखेंगे जो इलेक्शंस थे ना 292 सीट्स के लिए कैसे हुए। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, 292 सीट्स को डिवाइड कर दिया कैटेगरी में। ठीक है, कोई बुरा ना माने, क्योंकि उस टाइम पे मुस्लिम पार्टी भी थी, वो थोड़ा सा हंगामा कर रही थी हमें सेपरेट स्टेट दो, तो वो भी बुरा ना माने, उनको भी साथ लेके चले। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो सीट्स होंगी वो कैटेगरी में डिवाइड होंगी, मतलब कुछ कुछ सीट्स मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए 292 में से। सपोज मुस्लिम्स को भी दे दी, सिख को भी दे दी, ठीक है, कोई रिजर्व कैटेगरी हो सकती है कोई भी, उनको दे दी, और एक जनरल, ऐसे 3-4 कैटेगरी बना दी गई कि कोई बुरा ना माने। 292 सीट्स में फॉर एन एग्जांपल बोला कि 30 तो मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए, 40 तो सिख लोगों को मिलनी चाहिए, जनरल के लिए 150 ऐसा बना दिया गया कि मिनिमम होनी चाहिए, किसी को बुरा ना लगे। अब क्या होता है, अब हो गए जी, क्या हो गए,
सीट्स का डिवीजन हो गया। अब हो जाते हैं इलेक्शंस। इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पार्टी जीती है, ये आप याद कर लेना, नोट कर लेना, 208 सीटें जीतती है कांग्रेस पार्टी, और मुस्लिम लीग जीतती है 73 सीट्स। ठीक है, इसी वजह से वो और गुस्सा हो जाते हैं कि भाई हमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं मिला, तो वो साइड हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो असेंबली बनती है वहां से दरकिनारा करके सेपरेट हो जाते हैं, फिर से अपना शुरू कर देते हैं, हमें आज़ाद करो, हमें सेपरेट स्टेट दो, सेपरेट स्टेट दो, ऐसा। ठीक है, सो दैट मीन कांग्रेस पार्टी आफ्टर द इलेक्शन कितनी सीट जीतती है, 208, और अपना क्या बोलते हैं, मुस्लिम लीग को कितनी मिलती है, 73 सीट, पर मुस्लिम लीग हट जाती है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जिसके लिए अभी हमने देखी इलेक्शन, क्या उसमें गांधी जी प्रेजेंट थे? नहीं। ये क्वेश्चन आता है कॉमनली। गांधी जी इसको मान ही नहीं रहे थे, ना वो इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, तो 208 सीट जीतती है कौन? कांग्रेस पार्टी। अब देख लिया, अब हमने क्या देखा कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी वो कैसे कैसे बनती है, कैसे इलेक्शन हुए, खत्म। अब हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट सेशन हो रहा है, पहली मीटिंग के लिए ये लोग बैठ गए। तो ये फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946। आपको डेट याद करनी है। फर्स्ट सेशन जब फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946। अब इन्होंने पहली बार जब ये लोग बैठे तो कुछ तो डिस्कस करेंगे, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस टाइम पे अपनी जो असेंबली है उनके प्रेसिडेंट चुने थे, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, तो उन्हीं को चुना गया एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या किया गया फर्स्ट सेशन में, जब फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट चुने गए, जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नाम पूछ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। इसके बाद सेकंड मीट होती है 13 दिसंबर 1946, 4 दिन बाद लगा लो। ठीक है, 4-5 दिन बाद सेकंड मीट होती है 13 दिसंबर 1946 को, किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा संविधान बना रही है। अब इन्होंने बोला यार हमने इलेक्शंस करवा लिए, प्रेसिडेंट चुन लिया, अब काम का टाइम है। तो ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ पूरी असेंबली। ठीक है, तो पूछ सकते हैं हु पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जब हु टेक द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन द फ्लोर, वो थे जवाहरलाल नेहरू। और कब आया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी पूछ सकते हैं, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट बोल सकते हो, एक काइंड ऑफ पेज समझ लो, ठीक है, इंडेक्स समझ लो, जो ये बता रहा था कि हमें ये चीजें रखनी है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अब उनको भी तो था ना कि कुछ बेसिक हो कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रखें, तो उन्होंने क्या किया, कुछ बेसिक चीजें बनाई कि ये हमें ध्यान रख के चलना है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। अब इसमें क्या था, सबसे पहले ये था कि इंडिया को डिफाइन करना है दैट इंडिया इज सॉवरन। सॉवरन का मतलब होता है जब आपके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद सॉवरन है, पहले नहीं था क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स थे, बट अब इंडिया सॉवरन है, तो उसको डेफिनेशन देनी थी कैसे क्या। दूसरा इनका ये था कि हमें फंडामेंटल राइट्स बनाने, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स बनाने हैं जो कि एक सिटीजन्स को मिलने ही चाहिए, कोई उनसे ले ना पाए, चाहे कोई डिक्टेटर बनना चाहे सरकार तो भी ले ना पाए, वो बनाने थे। फिर उन्होंने काम करना था माइनॉरिटीज़ के लिए कि उनको लिए कुछ हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे आने वाले टाइम में, ऐसा काम करेंगे कि वो भी उठ के बराबर आ जाए जनरल क्लास के। ठीक है, ये चीज़ें थी जो हमने ध्यान में रख के चलनी थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी हैं बट आपको मैं थोड़ी बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या, कि हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी अपने संविधान में, ये चीज़ें होनी ही चाहिए, तो वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है, अब काम शुरू हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, तो इसके बीच में वो बनाते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी आती है, जो थी, इसमें थे 7 मेंबर्स और इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जी इसके चेयरमैन थे, हेड थे। ठीक है, उनका इसलिए इतना नाम कहा जाता है कि उनको ये भी कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप रख लेना, आपको क्वेश्चन आ सकता है, हु इज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर साहब, ठीक है, उनको बोल सकते हैं। अब उनकी इतनी वैल्यू क्यों करते हैं लोग? देखो, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उसका एक्चुअल काम क्या था समझा जाए। हमने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो 60 देशों से बोरो किया, दैट मीन्स वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें उठाई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का क्या काम था, ये 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन लाए और इनमें से अच्छी अच्छी चीज़ों को छाटे, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था।
अच्छी अच्छी चीजें छाटे, ये अच्छी चीजों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखे, फिर वो इन पे डिस्कशन करेंगे बाकी जो मेंबर्स थे, फिर इसको फाइनल किया जाएगा। तो ये था ड्राफ्टिंग कमेटी का काम, एक ड्राफ्ट बनाना। कहाँ से? 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन, कितना बड़ा होता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितना इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए अम्बेडकर जी जब वो 7 मेंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है आज भी। तो उन्होंने वहाँ से छाटी अच्छी अच्छी चीज़ें, फ्लोर पे रखी असेंबली के सामने, उन्होंने डिस्कशन किया, वो फाइनल होता गया। तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने साल लगते हैं हमें? जो अगर हम बात करें ना, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमने ये माना, जब असेंबली के डिस्कशन ड्राफ्ट सब बन गया, कि ये हमारा संविधान है। अभी लागू नहीं हुआ, हमने लोगों पे लागू नहीं किया, अभी हमने माना हाँ ये जो किताब है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा है। हमने ये मान लिया कि हमने सही बनाया, ये हमारा है, ठीक है। ये अभी हमने किया। तो डेट ऑफ अडॉप्शन क्या आती है, ये आपको क्वेश्चन आता है, मतलब आप बोल सकते हो कि हर एग्जाम का ही फेवरेट क्वेश्चन है। तो डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? 26 नवंबर 1949, ठीक है, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं आज 2-3 साल से, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ये भी आ सकता है, मैंने द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड, दैट इज ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद ये आप सोचो, अब हमने इसको कॉमर्समेंट, ठीक है, कॉमन्समेंट बोलते हैं, वो कब किया, मतलब लागू कब किया? तो हमने 2-3 महीने का वेट किया और एक डेट चुनी, वो थी 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो डेट ऑफ अडॉप्शन कब हुआ? 26 नवंबर 1949, और 2-3 महीने बाद हमने उसको लागू कर दिया, तब था 26 जनवरी 1950, रिपब्लिक डे बोलते हैं ना उस दिन, पहला रिपब्लिक डे हुआ जब, ठीक है। क्यों हमने 2-3 महीने का वेट किया? इसके पीछे एक हिस्ट्री है। जो 26 जनवरी है ना, इस डेट को रिस्पेक्ट देने के लिए, क्योंकि ऑन 26 जनवरी बट इन 1930 एक कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। पहली बार हमने बोला था हमें फुली इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, पहले हम नहीं बोलते थे। तो 26 जनवरी को रिस्पेक्ट करने के लिए हमने 2-3 महीने वेट किया और कॉमन्समेंट किया ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, समझ गए। अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोर पे आया, जैसे ही लागू हुआ, उसमें कितने आर्टिकल थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आता है। उस टाइम पे आर्टिकल थे 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के टाइम में ये बढ़ के 463 बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, ओके। और आज के टाइम में पार्ट्स 25 हो गए, शेड्यूल 12 हो गए, तो बढ़ चुके हैं। बट उस टाइम पे आता है कि ड्यूरिंग व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉमेंसमेंट, हाउ मैनी आर्टिकल्स वेयर देयर, जो हाउ मैनी पार्ट्स, जो हाउ मैनी शेड्यूल थे, वो थे 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लगते हैं 2 ईयर्स 11 मंथ 18 डेज टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को लगते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है। तो अगर इसके बाद बात करें ना, इसके बीच में जहां हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जब से शुरुआत की और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, इसके बीच में एक इम्पॉर्टेंट एक्ट आता है जिसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसके थ्रू हमें मिलती है इंडिपेंडेंस। तो इसमें ना 3 बातें थी। तो इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था? 1947 में, ठीक है, बाय विच वी गॉट इंडिपेंडेंस। तो इसमें 3 चीजें थी। सबसे पहली थी, इन्होंने बोला इंडिया आज से सॉवरन है, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स उनके ऊपर नहीं है, इंडिया अब से अपने हिसाब से ही चलेगा, वो सॉवरन हो गया। मैंने आपको समझाया था सॉवरन का मतलब। इसके बाद उन्होंने बोला, जो मुस्लिम लीग जो डिमांड कर रही थी, हम बनाते हैं सेपरेट पाकिस्तान। किससे बना था पाकिस्तान? किससे बना था? बाय माउंटबेटन प्लान। तो इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर ही एक आता है माउंटबेटन प्लान, जो क्या करता है, डिवाइड करता है इंडिया को इंटू टू पार्ट, दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो बाय विच प्लान इंडिया वाज डिवाइडेड, दैट वाज माउंटबेटन प्लान। तो दूसरी चीज थी इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर। तीसरी थी, इन्होंने बोला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, आज के बाद ये अपना रेगुलर लॉज भी बनाएगी, जैसे आज की पार्लियामेंट होती है, तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है ये। एक तरफ ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, एक तरफ ये बेसिक कानून देश को चलाएगी। तो एक तरफ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, इसके हेड कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जब ये एज ए लॉ बनाने के लिए बैठेंगे, नॉर्मल कंट्री को चलाने के लिए, तो यहाँ पे होंगे स्पीकर, जो आज के पार्लियामेंट के भी होते हैं। जो फर्स्ट स्पीकर कौन थे इंडिया के? थे वो थे जेवी मावलिंकर। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर? वो थे जेवी मावलिंकर। ये क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिया? वो थे जेवी मावलिंकर।
इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है इसमें, हु वाज द फर्स्ट वुमेन, वो थी मीना कुमारी। मीरा कुमारी की मीना कुमारी आप देख सकते हैं, तो वो सबसे पहली थी स्पीकर एज अ वुमेन इंडिया की, ठीक है। सो हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा होता है। अगर आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। अगर आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए उसके लिए भी सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, आप मुझे पिन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।